हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ये क्लासेस गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, एसएससी और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हेल्पफुल होंगी। मेरा टारगेट है मैं आपको बेस्ट दे सकूं और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स के दो पार्ट हो सकते हैं। एक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा है सॉलिड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा है सॉलिड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम डील करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन नॉन डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडीज। नॉन डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडीज, नॉन डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडीज। हम लिक्विड बॉडीज को फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सॉलिड मैकेनिक्स के इसमें हम सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड मैकेनिक्स में हम सिर्फ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये डील करता है फोर्सेज ऑन डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडीज। ये डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडीज के ऊपर फोर्सेस को स्टडी करता है। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी बॉडी, ऐसी बॉडी जो मूव नहीं कर रही हो। और डायनेमिक्स का मतलब है बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन। तो अल्टीमेटली डायनेमिक्स का मतलब हुआ जो बॉडी मोशन में है और सॉलिड है और नॉन डिफॉर्मेबल है, उसके फोर्सेस का स्टडी वो डायनेमिक्स में हम करेंगे। स्टैटिक्स में हम करेंगे स्टेशनरी बॉडी जो कि सॉलिड है, नॉन डिफॉर्मेबल है, उसका फोर्सेस के लगाने पर क्या रिएक्शन होगा, उसमें कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, उसका जो भी बिहेवियर होगा वो हम स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। जो मूविंग बॉडीज हैं डायनेमिक्स, इसमें भी दो पार्ट हैं। डायनेमिक्स में भी दो पार्ट हैं। डायनेमिक्स के दो पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं काइनेटिक्स, और एक को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये काइनेटिक्स है और ये काइनेमेटिक्स है। काइनेटिक्स का मतलब होता है विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, विद कंसिडरेशन ऑफ cause of motion that is forces। और यहां पे है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरिंग cause of motion that is forces। विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस में हम कैसे पैरामीटर्स को पढ़ते हैं? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। और विद फोर्सेस में हम पढ़ते हैं मोमेंटम एक्सेट्रा। खैर, अब हम आगे देखते हैं कि सॉलिड मैकेनिक्स को अलग अलग नामों से स्टडी करते हैं हम। सॉलिड मैकेनिक्स, कुछ लोग इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कुछ लोग इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये सभी सेम है। अगर आप कहीं इन तीनों का नाम देखें तो कंफ्यूज ना हो, ये सारे नाम सेम हैं। इनके जो स्टडी करने का पैटर्न है वो दो तरीके से है। एक है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन इलास्टिक बॉडीज एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन इनइलास्टिक बॉडीज। वन इज ऑन इलास्टिक बॉडीज, अदर इज नॉन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज। नॉन इलास्टिक को हम प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक बॉडीज। इसका मतलब इलास्टिक बॉडीज के ऊपर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो इलास्टिक बॉडी का उस फोर्स के अंदर क्या रिएक्शन होगा वो हम स्टडी करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स में। और इलास्टिक बॉडीज का फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बिहेवियर होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है लीनियर इलास्टिक
और एक होता है नॉन लीनियर इलास्टिक। इलास्टिक बॉडी का मतलब है कि जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगी और जैसे ही फोर्स को हटाएंगे वो वापस अपना शेप गेन कर लेगी। लेकिन प्लास्टिक बॉडी के साथ ऐसा नहीं है, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म होगी और जब हम फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन डिफॉर्मेबल बॉडीज। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हैं उसको कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन डिफॉर्मेबल बॉडीज। स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन डिफॉर्मेबल बॉडीज ये है हमारा सॉलिड मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन डिफॉर्मेबल बॉडीज दो तरीके की होती हैं, एक है प्लास्टिक और एक है इलास्टिक। वन इज इलास्टिक, अदर इज प्लास्टिक। बोथ आर डिफॉर्मेबल बॉडीज। एक में टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है और एक में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि लोड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। लोड को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फोर्स जो कि डायरेक्टली लगता है और एक है मोमेंट जो कि फोर्स का ही एक डेरिवेटिव है, जिसको डिस्टेंस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर्स हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट या स्ट्रेस या शियर का इफेक्ट देता है। मोमेंट जो है वो रोटेशन का इफेक्ट देता है। फोर्सेस में दो तरीके के फोर्स हो सकते हैं, एक एक्सियल फोर्स हो सकता है और एक शियर फोर्स हो सकता है। मोमेंट में दो तरीके के मोमेंट हो सकते हैं, एक बेंडिंग मोमेंट हो सकता है और एक ट्विस्टिंग मोमेंट हो सकता है। जो लोड है ये तो फोर्सेस और मोमेंट के टर्म्स में हमने देखा। अब हम देखते हैं लोड को अप्लाई करने के तरीकों से, लोड को मेथड ऑफ एप्लीकेशन के तरीके से कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए लोड को दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है सेल्फ लोड जो कि बॉडी के मास के इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से है, और दूसरा है एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है, जो सेल्फ लोड है, वो बॉडी वेट का इफेक्ट है। ये बॉडी के वेट का इफेक्ट है। अगर ग्रेविटी है तो सेल्फ लोड होगा, अगर ग्रेविटी नहीं है तो सेल्फ लोड नहीं होगा। एक्सटर्नल लोड कई तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसमें दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट हो सकता है। लोड मतलब फोर्स, मोमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो लोड होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस का इफेक्ट देगा और जो मोमेंट है वो रोटेशन का इफेक्ट देगा। यूडीएल के अलावा कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में भी लोड हो सकता है या कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट हो सकता है। एक ही पॉइंट पे अगर रोटेशन का इफेक्ट देने वाला फोर्स है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट होगा। एक ही पॉइंट पे अगर एक सिंगल लोड एक्ट कर रहा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा। इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड को हम पॉइंट लोड भी कहते हैं। पॉइंट लोड। एक लोड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब यह है कि जो उसका एक्शन होगा वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होकर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन हो सकता है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो एक्शन है वो पैराबोलिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। इसके अलावा एक होता है यूनिफॉर्मली वेरिड लोड। जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अगर उसकी प्रोफाइल ये देखिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर ये लोड इस तरीके से अप्लाई हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, लेकिन ये वेरी हो रहा है। एक एंड पे लोड 0 है और एक एंड पे लोड L है। इस तरीके की लोड को हम यूनिफॉर्मली वेरिड लोड कहते हैं। यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसका एक्शन एक पॉइंट पे नहीं होता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है उसका एक पॉइंट पे एक्शन होता है, वो लोड भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में एक फोर्स या लोड हो सकता है या मोमेंट भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल लोड के तरीके हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एक लोड स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है।
स्टैटिक लोड का क्या मतलब है? स्टैटिक लोड का मतलब यह है कि लोड को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन था, लोड अप्लाई करने में कोई झटका नहीं लगा। डायनेमिक लोड का मतलब है इम्पैक्ट, यानी झटका लगा। जैसे कि अगर हम ऊपर से कोई चीज़ गिरा दें तो वो ज़मीन पर जाकर इम्पैक्ट करेगी, तो वो ज़मीन पर डायनेमिक लोड अप्लाई करेगी। लेकिन अगर हम ज़मीन पे कोई चीज़ धीरे से प्लेस करें, रख दें, तो वो एक स्टैटिक लोड का एग्जाम्पल है। जैसे कि डेड लोड स्टैटिक लोड है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इस कैटेगरी में आते हैं। डायनेमिक लोड में दो तरीके के लोड होते हैं, एक इम्पैक्ट लोड और एक होता है फटीग या साइक्लिक लोडिंग। फटीग एंड साइक्लिक लोड। अर्थक्वेक लोड भी हमारा इसी कैटेगरी में होता है। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे हर एक लोड को। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। ये मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे एक वेट है W, जिसकी हाइट h है। अब अगर हम इसे h हाइट से गिराएं तो बीम का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है, डेल्टा डायनामिक। और इसी पर अगर हम प्लेस कर दें बिना ड्रॉप किए हुए, तो इस बीम का डिफ्लेक्शन ऐसा होता है, डेल्टा स्टैटिक। तो क्या ये दोनों सेम होंगे? आइए देखते हैं कैलकुलेशन से। डेल्टा स्टैटिक तो हम सभी को पता है क्या होगा, WL³ अपॉन 48EI। जिसको नहीं पता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक में से देख ले, अभी हम बाद में ये डेरिवेशन सीख लेंगे। WL³ अपॉन 48EI। और डेल्टा डायनेमिक जो हम निकालते हैं वो होता है डेल्टा डायनेमिक इज इक्वल टू डेल्टा स्टैटिक इनटू इम्पैक्ट फैक्टर। यानी कि जब हम डायनेमिकली लोड अप्लाई करेंगे तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, वो होगा स्टैटिक लोड अप्लाई करते टाइम जितना डिफ्लेक्शन हुआ है उससे एक फैक्टर जिसका नाम है इम्पैक्ट फैक्टर, उतने टाइम से ज्यादा होगा। और इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू होती है 1 + √1 + 2 × h अपॉन डेल्टा ST। इसका मतलब ये हुआ कि अगर h की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है। h की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो इम्पैक्ट फैक्टर इनफाइनाइट होगा, डेल्टा डायनेमिक इनफाइनाइट होगा और ये बीम क्रैक हो जाएगी। अगर h की वैल्यू 0 है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये सिर्फ 1 रिमेन बचेगा और इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 + 1 = 2 हो जाएगी। और ये इम्पैक्ट फैक्टर की मिनिमम वैल्यू है। इम्पैक्ट फैक्टर मिनिमम इज इक्वल टू 2। इस चीज़ को कृपया याद कर लें, ये एग्जाम्स में डायरेक्टली अप्लाई होगा कि डेल्टा डायनेमिक जो है डेल्टा स्टैटिक का दोगुना होता है अगर आपने लोड को बीम के ऊपर प्लेस किया और अचानक से सपोर्ट हटा लिया। जैसे मान लीजिए आप इसको लेके ऐसे रख रहे हो और जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने से पहले ही अगर आपने इसको झटका दे दिया तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो 2 टाइम्स होगा। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। ये एक स्प्रिंग है और उसके नीचे ये W वेट का ब्लॉक है और इसके नीचे आपने सपोर्ट रखा हुआ है और आप इस सपोर्ट को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हो। तो एक केस ये है और दूसरा केस है, ये एक स्प्रिंग है और इसके नीचे आपने W वेट दिया और आपने इसे छोड़ दिया, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। ये केस 2 है। तो दोनों ही केसेस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो देखते हैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या होगा। देखिए केस 1 में क्या होगा, हर एक स्टेज में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, W नीचे की तरफ खींच रहा है और स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींच रही है। अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस K है और इसमें डिफ्लेक्शन X होता है तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वो K × X के बराबर होगा। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे K × X विल बी इक्वल टू वेट W। तो X जो मैक्सिमम है डेल्टा 1 के, वहां पर K × डेल्टा 1 इज इक्वल टू W हो जाएगा और डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो W/K होगी। जब हम इसको अचानक से ड्रॉप करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो W होगा वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो इस केस में हम
इक्विलिब्रियम की इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स इक्वल किया था और यहाँ पे हम एनर्जी इक्वल करेंगे। तो स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स। ये है स्प्रिंग की एनर्जी और ये है वर्क डन बाई डब्ल्यू इन डिस्प्लेसिंग एक्स डिस्टेंस। तो जब ये x की वैल्यू डेल्टा टू के बराबर हो जाएगी तो हाफ के डेल्टा टू स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा टू से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टू की वैल्यू आ जाएगी टू इंटू के, टू इंटू ये डब्ल्यू है, सॉरी टू इंटू डब्ल्यू अपॉन के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो डेल्टा टू की वैल्यू है वो डेल्टा वन की 2 टाइम्स है। तो जब हम स्प्रिंग को धीरे धीरे नीचे लाते हैं उस समय अगर डिफ्लेक्शन डेल्टा वन है तो वो अगर हम स्प्रिंग को अचानक छोड़ दें उस डिफ्लेक्शन की आधी होती है। इस पॉइंट को याद रखना है और ये ऑब्जेक्टिव हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और इसी तरह वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू।